कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो इस कहानी का मेन किरदार है। वो अपने घर में एक बड़े से स्क्रीन पे एक लड़की की तस्वीर देख रहा था। वो जिस तरीके से उसे देखता है उससे पता चलता है कि वो उस लड़की को दीवानों की तरह चाहता है। उस लड़के में एक अलग ही जुनून है उस लड़की को पाने का। आखिर ये लड़की कौन है हम आगे जानेंगे। अब हम देखते हैं योत्सुबा अपार्टमेंट, जहाँ से एक लड़की तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही है। ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर हमने उस लड़के के घर में देखी थी। वो ऑफिस में पहुंचती है और अपना काम करने लगती है। दरअसल इस लड़की का नाम योमोगिदा फुजिको है, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। ऑफिस में जब भी किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो योमोगिता उन्हें खुशी खुशी मदद करती है। वो ट्यूबलाइट लगाने से लेकर डेस्क क्लीन करने तक सभी काम करती है। दरअसल ये लड़की बहुत ही फ्रेंडली नेचर की है, जो किसी से भी तुरंत घुल मिल जाती है। तभी एक एम्प्लॉय आके उससे रूड तरीके से बात करके जाता है। उसकी दोस्त ये सब देख रही थी। आगे टिफिन खाते वक्त उसकी दोस्त उससे कहती है कि उसने तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा कलीग साकामोटो उससे कहता है कि तुम हमेशा एक्स्ट्रा काम करती हो, कल भी तुम ओवर टाइम कर रही थी। इस पे योमोगिदा कहती है कि मुझे ओवरटाइम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं और पैसे ही मैटर करते हैं। उसकी दोस्त उसको कहती है कि एक और बात भी मैटर करती है और वो है प्यार। आगे वो फोन में उसका फॉर्चून देखकर कहती है कि तुम्हें ऐसे ही प्यार करने वाला जल्द ही मिलने वाला है। आगे हम देखते हैं योमोगिदा स्टोर में शॉपिंग कर रही थी। तभी वो लड़का उसे फॉलो करता है। योमोगिदा वीडियो कॉल पे अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है। उस आवाज से वो डर जाती है। अगले दिन ये बात वो अपने कलीग से शेयर करती है। वो कलीग उससे कहते हैं तुम थोड़ा केयरफुल रहो, तुम अकेले रहती हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि हम देख सकते हैं उस लड़के ने अपने रूम में योमोगिदा की बहुत सारी तस्वीरें लगाई हुई है। योमोगिदा के दरवाजे के सामने कोई खड़ा था। वो अंदर से ही पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कौन है। वो शख्स कहता है मैं आज ही तुम्हारे बाजू वाले रूम में शिफ्ट हुआ हूँ। योमोगिदा दरवाजा खोलती है। ये वही लड़का है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। योमोगिदा मन में कहती है ये लड़का बहुत ही हैंडसम है। वो लड़का उसे देखता ही रहता है। आगे वो लड़का कहता है मेरा नाम निशिना सोमा है। योमोगिदा उससे कहती है कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो लड़का उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। योमोगिदा उसके बारे में सोचकर खुश हो रही थी। रात के समय योमोगिदा अपने गैलरी में खुद से बातें कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर सोमा वहाँ आ जाता है और उससे बात करने लगता है। योमोगिदा उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा पूरा नाम कैसे पता। उस पर वो थोड़ी देर रुककर कहता है दरअसल मैंने लैंडलॉर्ड को तुम्हारा नाम लेते सुना था। फिर वो एक दूसरे को गुड नाइट कह के अंदर चले जाते हैं। योमोगिदा मन ही मन में खुश हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं योमोगिदा ऑफिस के लिए निकल रही थी। तभी एक कार से सोमा बाहर आता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ सकता हूँ। वो कहती है मैं स्टेशन तक चल के जाती हूँ। आगे हम देखते हैं वो अपने कलीग से शेयर करती है कि मेरे बाजू में जो नेबर रहने आया है वो बहुत ही हैंडसम है और काफी फ्रेंडली नेचर का है। उसका दूसरा कलीग कहता है हैंडसम दिखने वाले लोग अक्सर खतरनाक होते हैं और वो उससे बच के रहने को कहता है, पर योमोगिदा उसके बातों को इग्नोर करती है। योमोगिदा रात को घर आती है तब कोई उसके घर के अंदर एक लिफाफा डाल के जाता है। उसे वो ओपन करके देखती है। उसमें लिखा होता है मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। तभी कोई आके उसका डोर नॉक करता है। योमोगिदा काफी डर जाती है। जैसे ही योमोगिदा दरवाजा खोलती है वो निशिना को सामने देखती है और वो उसे बताता है कि मैंने अभी अभी एक आदमी को यहाँ पे देखा जो मुझे देख के यहाँ से चला गया। योमोगिदा उससे वहाँ आने के लिए थैंक्स कहती है। योमोगिदा से गलती से पार्टीशन वाली वॉल टूट जाती है। तभी वहाँ पे निशिना आता है। योमोगिदा उससे वॉल गिरने की वजह से सॉरी कहती है। वो कहता है अच्छा हुआ तुमने यहाँ पे होल कर दिया, अब हम यहाँ पे बैठकर बात कर सकते हैं। ऑफिस में एक मैगजीन की वजह से योमोगिदा को पता चलता है कि उसका जो नेबर है वो ईगल अर्थ ग्रुप के प्रेसिडेंट का बेटा है। योमोगिदा को मिलने उसका भाई आता है। योमोगिदा अपने भाई को निशिना से मिलाती है। योमोगिदा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए। उस पे वो कहता है कि ये लंबी कहानी है और उसे आंसर नहीं करता। अगले दिन निशिना कहता है कि मैं कल रात बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा और इसी बहाने से वो योमोगिदा से उसका फोन नंबर मांगता है। निशिना अपने फोन से योमोगिदा का लोकेशन ट्रैक करता है। रात में जब योमोगिदा घर लौटती है तब कामिमुरा हाथ में बुके लेकर उसका इंतजार कर रहा था, जो उसी के साथ उसके ऑफिस में काम करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। ये वही सेंटेंस है जो योमोगिदा को मिले लिफाफे में था। तुम अपने नेबर से ही नहीं बल्कि को वर्कर के साथ भी फ्लर्ट करती हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। उस पे योमोगिदा कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर कामिमुरा को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे लगता है और योमोगिदा तुरंत ही निशिना को कॉल लगाती है।
कामीमुरा उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ निशिना आता है और उसे बचा लेता है। वो रोने लगती है, निशिना उसे गले लगाता है। योमोगिदा अपने दोस्त के साथ घर आ रही थी, तभी वहाँ पे निशिना आ जाता है। योमोगिदा का दोस्त निशिना को अजीब तरीके से देखता है। निशिना कहता है, आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? वो कहती है कि तुमने एक इंटरव्यू में कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, पर निशिना कहता है कि मैंने झूठ बोला था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आगे वो उसे बताता है कि उसके फादर के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है। एक दिन फुजिको का भाई निशिना के घर की तरफ जाता है। वो अंदर जा ही रहा था, तभी निशिना बाहर आ जाता है। फुजिको जब घर आती है तो देखती है उसके भाई के साथ निशिना भी बैठा था। वो कहता है, निशिना मेरी स्टडी में हेल्प कर रहा है। फुजिको के भाई को निशिना पे डाउट हो रहा था, उसे वो बहुत अजीब लगता है। फुजिको निशिना से डिनर के लिए पूछती है, वो ये सुन के खुश हो जाता है। फुजिको का भाई उससे पूछता है क्या वो निशिना को लाइक करती है। उस पे फुजिको कहती है, निशिना बहुत ही अच्छा लड़का है, पर फुजिको के भाई को लगता है निशिना कुछ छुपा रहा है। आगे हम देखते हैं फुजिको, निशिना और उसका भाई साथ में डिनर करते हैं। निशिना अब अक्सर फुजिको के घर में आने लगता है। फुजिको के भाई को निशिना पे शक हो रहा था। वो एक दिन निशिना के घर जाके उसका दरवाजा ओपन करता है। वो अपने फोन से उसके घर की रिकॉर्डिंग करने लगता है, तभी निशिना वहाँ पे आता है। हम देख सकते हैं कि निशिना ने फुजिको के फोटोज रिप्लेस करके ट्रेन के फोटोज लगाए हुए हैं। फुजिको का भाई देख के कहता है कि मैं तो खामखा डर रहा था। निशिना दीवार पे कान लगा के फुजिको और उसके भाई की सारी बातें सुन लेता है। जैसे ही फुजिको का भाई अपने घर चला जाता है, निशिना वो ट्रेन की तस्वीरें वहाँ से हटा देता है जो फुजिको की फोटोज के ऊपर लगाया हुआ था। फुजिको एक दिन ऑफिस जा रही थी, तभी फुजिको का दोस्त साकामोटो देखता है कि निशिना उसका पीछा कर रहा है और वो उसकी तस्वीरें खींच रहा था। साकामोटो के फोन से उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करता है। अगले दिन फुजिको और निशिना लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। आगे फुजिको कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों की चॉइस कितनी मिलती है, हालांकि हम दोनों काफी अलग बैकग्राउंड से हैं। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा नेबर मिला है। निशिना अपना फोन निकालता है और फुजिको की फोटोज खींचता है और वो आगे कहता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं हूँ। तभी फुजिको को कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसका जो भाई है उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो दोनों उसे देखने हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगले दिन साकामोटो निशिना से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। निशिना उससे पूछता है कि कैसा सीक्रेट। उस पे वो कहता है कि यही कि तुम शिबा पार्क के हाई राइज में रहते हो, तो तुम फुजिको के अपार्टमेंट में क्यों शिफ्ट हुए हो। आगे वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें निशिना फुजिको को फॉलो कर रहा था और निशिना से भी पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अगर तुमने फुजिको के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस पे निशिना हंस के कहता है कि मैं उसको हर्ट क्यों करूंगा, मैं आज उसी की वजह से जिंदा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि फुजिको निशिना से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, आजकल तुम बहुत चुपचाप रहने लगे हो। निशिना कहता है कि कुछ नहीं, बस ओवर टाइम की वजह से, पर मैं तुमसे बात करता हूँ तो मुझे बेटर फील होता है। अगले सीन में फुजिको निशिना के रूम में लगी फोटोज देख लेती है। निशिना उसे बहुत सारे फोटोज दिखाता है। वो देख के कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। दरअसल वो ये सब इमेजिन कर रहा था, हालांकि वहाँ पे फुजिको नहीं थी। आगे साकामोटो फुजिको को बताता है कि मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा वरीड फील करता हूँ। उस पे फुजिको कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, निशिना कोई सस्पिशियस इंसान नहीं है। वो फुजिको से कहता है कि उसे लोगों पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। फुजिको बताती है, पर निशिना ने मेरी कामीमुरा से जान बचाई थी। वो कहता है कि मुझे शक है क्योंकि वो एक बड़े घर का लड़का होने के बावजूद भी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए क्यों आया होगा। क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो। इस पे फुजिको सोचने लगती है। अगले दिन फुजिको निशिना से बाहर पिकनिक पे चलने के लिए पूछती है। वो तुरंत ही हाँ कर देता है। आगे वो दोनों बात करते करते एक दूसरे को किस करते हैं और वो उसे बाय बोल के अंदर चली जाती है। बाद में वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। फुजिको जब ऑफिस के लिए जा रही थी, निशिना भी बाहर आके उससे कहता है कि आज रात मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही शाम होती है, फुजिको अपनी बालकनी में आके निशिना का वेट करती है, पर निशिना वहाँ पे नहीं होता है। वो निशिना के बालकनी में चली जाती है। तभी वो निशिना के घर में लगी अपनी तस्वीरों को देख लेती है। वो फोटोज देख के उसके घर के अंदर जाती है। तभी निशिना ये देख लेता है। वो फोटोज देख के शॉक हो जाती है। यहाँ तक कि फुजिको ने खाई हुई आइसक्रीम की स्टिक भी उसने संभाल के रखी हुई थी। फुजिको ये सब देख के डर जाती है। तभी निशिना वहाँ आ जाता है। फुजिको उसे देख के अपने घर में भाग जाती है। वो उसके पीछे जाता है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती। निशिना कहता है, प्लीज मेरी बात सुन लो। फुजिको जो काफी डरी हुई थी, उसको उसका सीक्रेट पता चल चुका था। वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, निशिना उठ जाता है। वो फुजिको का लोकेशन चेक करता है। फुजिको एक गार्डन में
आई थी। फुजिको को पता चलता है कि निशिना उसको काफी दिनों से फॉलो कर रहा है और वो उसी के लिए इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। ऑफिस में सब फुजिको का वेट कर रहे थे, तभी उसकी दोस्त उसको कॉल करती है। निशिना उसका लोकेशन ट्रैक करके गार्डन पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। फुजिको वहाँ से भागने लगती है। तभी निशिना को ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फुजिको उसके दोस्त से मिलती है और बताती है निशिना उसे स्टॉक कर रहा है। ये सुन के उसके दोस्त भी शॉक हो जाते हैं। उसे बाद में पता चलता है कि उसने अपने फोन में जीपीएस ऑन रखा है। वो तुरंत अपना लोकेशन बंद करती है। आगे वो अपने दोस्त से उसकी बात ना मानने पर माफी मांगती है। निशिना उसे हर जगह ढूंढने लगता है। उसका दोस्त एक प्लान बनाता है। फुजिको का फोन ऑन करके उसका लोकेशन ऑन करता है। निशिना उसके लोकेशन पे पहुंच जाता है, पर वहाँ फुजिको नहीं बल्कि उसका दोस्त होता है। वो निशिना से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो। उस पे निशिना बताता है कि फुजिको मेरा प्यार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फुजिको का दोस्त उसे बताता है कि तुम किसी को फोर्स करके एक तरफा प्यार नहीं कर सकते। निशिना कहता है कि ये एक तरफा प्यार नहीं है और इसमें क्या बुराई है अगर मैं फुजिको से प्यार करता हूँ। फुजिको का दोस्त कहता है कि ये प्यार नहीं, तुम एक स्टॉकर हो। वो तिलमिला उठता है और कहता है कि मैं सिर्फ फुजिको को करीब से देखना चाहता हूँ। फुजिको का दोस्त निशिना को धमकी देके वहाँ से चला जाता है। आगे निशिना सोचता है कि क्या मैं भी कामीमुरा जैसा एक स्टॉकर हूँ। एक दिन निशिना साकामोटो से बात करने आता है, पर तभी साकामोटो उस पे हमला करता है। इसी बीच निशिना को चोट लगती है। वो निशिना से कहता है फुजिको अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है तो तुम उससे दूर रहो, तुम एक स्टॉकर हो। इस पे निशिना कहता है कि मैं सिर्फ फुजिको को खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसे इस दुनिया से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। साकामोटो उसे कहता है पर तुम्हारा तरीका गलत है। निशिना प्रॉमिस करता है कि अब से वो योमोगिदा के लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेगा। आगे साकामोटो योमोगिदा से मिलता है और उसे बताता है कि निशिना ने तुम्हें एक मैसेज देने को कहा है कि वो अपार्टमेंट छोड़ के जा रहा है, तो अब योमोगिदा वहाँ पे बिना किसी फिक्र के रह सकती है। योमोगिदा को यकीन नहीं होता। जब वो घर आती है तो देखती है कि एक कार्डबोर्ड पे निशिना ने आई एम सॉरी लिखा था। एक दिन योमोगिदा ऑफिस में चक्कर आकर गिर जाती है। उसके भाई को लगता है इन सब बातों के लिए निशिना जिम्मेदार है। उसे होश आते ही उसका भाई कहता है तुम ऑफिस में गिर गई थी और साकामोटो तुम्हें यहाँ ले आया। योमोगिदा अब अपने घर आती है, तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो अंदर से ही देखती है निशिना दरवाजे पे खड़ा था। वो उसे वहाँ जाने को कहती है। निशिना कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाया, मुझे अभी पता चला कि तुम चक्कर आकर गिर गई थी। निशिना सिर्फ उसे देखने आया था। वो उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। आगे योमोगिदा नींद में रो रही थी। उसे बुरा लगता है कि उसने निशिना को जाने को कहा। अगले सीन में हम देखते हैं साकामोटो योमोगिदा को डेट के लिए पूछता है और कहता है कि तुम सोच के बता सकती हो, और वहाँ से चला जाता है। योमोगिदा सोचती है क्या साकामोटो मुझे लाइक करता है। हम देखते हैं कि योमोगिदा अभी यही सोच रही थी कि मैंने निशिना को पूरी बात बोलने का मौका ही नहीं दिया, आखिर वो मुझे क्या एक्सप्लेन करने वाला था। वो निशिना को मैसेज करती है। नेक्स्ट डे योमोगिदा निशिना को चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। वो दोनों बियर ऑर्डर करते हैं। योमोगिदा उससे पूछती है कि तुम मुझे क्या कहने वाले थे और इस तरह से स्टॉक क्यों कर रहे थे। निशिना उससे बताता है कि हम पहली बार 4 साल पहले मिले हुए थे, शायद तुम्हें याद नहीं है। वो बताता है कि उस टाइम वो सुसाइड करने जा रहा था। तभी वहाँ योमोगिदा आती है और उसे समझाती है कि हमें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, और वो उसके पैर पकड़कर उसके नीचे गिरने से बचाती है। तभी योमोगिदा को सारी बातें याद आती है। निशिना उसे बताता है कि मैंने अपनी लाइफ सिर्फ पेरेंट्स के कहने पे बिताई है, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी उस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसने अपना घर छोड़ के योमोगिदा को लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करने का फैसला किया। योमोगिदा कहती है कि और इस तरह से तुम स्टॉकर बन गए। वो कहता है कि मेरा तुम्हें हर्ट करने का या डराने का कोई इरादा नहीं था, मैं फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, तुम पीसफुली वहाँ पे रह सकती हो। ये सब सुन योमोगिदा वहाँ से जाने लगती है। निशिना उसके पीछे जाता है। वो कहती है तुमने मुझे अपने जीने का जरिया बना के मुझे इस्तेमाल किया है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन योमोगिदा का भाई निशिना से मिलता है। निशिना से बात करके उसे पता चलता है कि अब निशिना और योमोगिदा एक दूसरे के टच में नहीं है। वो अपने बहन के पास जाता है और उसे समझाता है कि क्या उसने तुम्हें कभी भी हर्ट करने की कोशिश की है, नहीं ना, वो तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता था, और अगर अब तुम उसे नहीं मिली तो शायद कभी नहीं मिल पाओगी, क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ से दूर जाने वाला है। वो कहती है अब सब खत्म हो चुका है। अगले सीन में योमोगिदा साकामोटो को कहती है कि वो उसके साथ बाहर नहीं चल सकती और उसे सॉरी कहती है। तभी साकामोटो उसे एक बैग देता है जो निशिना ने उसे दिया था। वो देखती है उसमें सेल्फ डिफेंस की चीजें थी। साकामोटो कहता है कि ये बैग निशिना ने दिया था, अब तुम डिसाइड करो इन चीजों का क्या करना है। आगे योमोगिदा उस जगह जाती है जहाँ वो और निशिना मिले थे। तभी वहाँ पे कामामुरा आता है। वो उसे देख
के डर जाती है। वो कहता है चलो हम फिर से नई शुरुआत करते हैं, और पागलों की तरह चीखने लगता है और अपने जेब से चाकू निकाल के योमोगिदा की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी निशिना बीच में आता है और उसे चाकू लग जाता है। निशिना को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में योमोगिदा उसके फादर से मिलती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने अपने बेटे के साथ कुछ ज्यादा जागती की है। इन्हें इस बात का पछतावा होता है। ये सुन के योमोगिदा इमोशनल हो जाती है। रात को योमोगिदा अपने बालकनी में आती है। उसे निशिना की कई बातें याद आती है। निशिना हॉस्पिटल में योमोगिदा की फोटोज देखता है। अगले दिन जब योमोगिदा निशिना से मिलने आती है तो उससे पता चलता है कि निशिना को तो डिस्चार्ज मिल गया था। वो निशिना को ढूंढने लगती है और उसे कॉल करती है, पर निशिना उसका कॉल नहीं उठाता। योमोगिदा काफी उदास हो जाती है। तभी वहाँ निशिना आता है। योमोगिदा उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। वो आगे कहती है जब भी मैं इस बालकनी में आती हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है, और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के निशिना भी अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि मैं पहले दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था, मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि योमोगिदा और उसके दोस्त पार्टी करने आते हैं। वो काफी खुश दिखते हैं। योमोगिदा रात को बालकनी में बैठ के निशिना के फोटोज देख रही थी, जो कि बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। अब 1 साल गुजर जाता है। योमोगिदा अपने बालकनी में खड़ी थी। तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने निशिना था। अब निशिना और योमोगिदा एक साथ है और ये कहानी यही खत्म होती है।